हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में एक बुक है समकालीन विश्व राजनीति। उसमें चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं जो है समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर में आज की जो हमारा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का और इसमें हम पूरे पार्ट को समझ लेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि जब इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे वो हम तब देखेंगे। फिलहाल जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारा चैप्टर 7। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं वो इसलिए लिखे रहते हैं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें या वीडियो के दौरान ही लिख लें, क्योंकि अगर मैं खाली बोलूँगी ही और वो चीज़ें लिख के नहीं रहेंगी तो आप लोगों को आसानी से याद नहीं होगा। ठीक है, वरना वो बोलना तो रेडियो की तरह हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने लिखा हुआ भी है और आप इसको देखते हुए सुनते हुए समझेंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समकालीन विश्व में सुरक्षा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये सुरक्षा है क्या। हम पूरे विश्व की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो ये सुरक्षा क्या है वो देख लेते हैं। तो सुरक्षा को अगर हम बहुत साधारण तरीके से देखें तो इसका मतलब है कि किसी भी खतरे से हमें आज़ादी हो, यही हमारी सुरक्षा है। ठीक है, चाहे फिर वो मानव की सुरक्षा हो या किसी देश की सुरक्षा हो, सबका मतलब क्या हुआ कि हमें खतरों से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो मानव का जो अस्तित्व होता है और किसी भी देश का जो अस्तित्व होता है उसमें खतरे होते हैं, कुछ उत्पन्न होते हैं या चले आ रहे हैं वो खतरे। ठीक है, और अगर हम लोग पर्सनली व्यक्ति के तौर पर भी ये सोचें कि अगर हम घर के अंदर बैठ जाते हैं तो हम सेफ हैं, तो ये हमारी क्या होती है, गलतफहमी होती है, बल्कि हम घर के अंदर भी सेफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करेंगे और इंसान से थोड़ा बाहर आके हम देश के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर सुरक्षा हमें हमारे देश और जो वहाँ पे रहने वाले नागरिक हैं उन दोनों की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, व्यापक अर्थ में, एक बड़े लेवल में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें खतरे से आज़ादी देती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सुरक्षा को हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है सुरक्षा। सुरक्षा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है परंपरागत सुरक्षा, दूसरा अपारंपरिक सुरक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो परंपरागत सुरक्षा आती है इसका मतलब होता है कि ऐसी सुरक्षा जो सैन्य बल से संबंधित हो। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें ऐसी सुरक्षा या ऐसा खतरा, ठीक है, ऐसी सुरक्षा चाहिए जो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेना प्रोटेक्ट करेगी, सैन्य सुरक्षा से यहाँ पे मतलब है। ठीक है, और दूसरा है अपारंपरिक सुरक्षा। अपारंपरिक सुरक्षा का मतलब कि मानव को जो मानव होने के नाते सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए वो इस सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि व्यक्ति कितना सुरक्षित है पहले और अब की स्थिति। अब ठीक है, पहले से जब से विश्व बना है तब से और आज तक हम कितने सुरक्षित हैं एक मानव होने के नाते, ये हम देखेंगे। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा के दो पार्ट हैं, एक है बाहरी सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा के दो पार्ट हुए, उसमें जो परंपरागत सुरक्षा है उसके दो पार्ट हुए, एक बाहरी सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा। जो बाहरी सुरक्षा है इसका मतलब है कि हम अपने देश की सीमा को सैन्य बल के हिसाब से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सेना हमें किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगी। और आंतरिक सुरक्षा है कि जो हमारे देश में जैसे गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है तो हम उससे कैसे बचें। ठीक है, तो अगर हमारे देश पर कभी आक्रमण हो जाता है, किसी भी देश पर, हमारा बोलने का मतलब यहाँ पे है कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी देश पे अगर हमला हो जाता है तो उससे प्रोटेक्शन कौन करता है, सेना करती है। और किसी भी देश में अगर गृह युद्ध हो जाता है तो उससे भी जो प्रोटेक्शन है कौन करता है, सेना करती है। तो परंपरागत सुरक्षा का मतलब है सैन्य बल से है, सैन्य सुरक्षा से है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि बाह्य सुरक्षा आखिर होती क्या है, उसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा का अर्थ समझाइए। परंपरागत और अपारंपरिक, जो अपारंपरिक सुरक्षा है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं बाहरी सुरक्षा। जो बाहरी सुरक्षा है वो संबंधित है सैन्य बल से, ठीक है। ये हमें खतरों से बचाती है, सैन्य बल हमें खतरों से बचाता है। देखिए कोई भी देश है, अगर उस देश पर हमला हो जाता है तो उसका प्रोटेक्शन, उसकी सीमाओं पर अगर कोई दूसरे देश की सेना घुस जाती है तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है? सेना करती है, किसी देश की सेना करती है, ठीक है। और खतरे का जो स्रोत होता है बाहरी सुरक्षा में वो कौन होता है? दूसरा देश है। यानी हमें सुरक्षा किससे प्राप्त होनी है? दूसरे देश से, ठीक है। सुरक्षा किससे चाहिए? हमें दूसरे देश से। और कौन करेगा? सेना करेगी, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाहरी सुरक्षा है मतलब सीमा, हमारे देश की सीमा या किसी भी देश की सीमा विश्व में, ठीक है। अब बात करते हैं, जब भी कोई सैन्य हमला होता है तो उसमें केवल सैनिक ही नहीं मारा जाता है, बल्कि उस देश में रहने वाला, जहां पर हमला होता है वहां का नागरिक भी मारा जाता है, ठीक है। तो सीधे तरीके से अगर हम देखें तो जो हमला किया जाता है उससे क्या होता है? किसी भी देश की सरकार का हौसला तोड़ा जाता है, उसको ये बताया जाता है कि आप कितने कमजोर हैं, ठीक है। उस हमले से तो उस देश की सरकार का हौसला तोड़ना होता है जब किसी देश पर हमला होता है, ठीक है। साथ ही जब सैन्य हमला होता है, किसी देश पर आक्रमण होता है, तो हमें ये भी पता चलता है कि जो दूसरा देश है जिसने हमला किया है वो कितना ताकतवर है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 1962 में जब चीन ने युद्ध किया था भारत पर आक्रमण किया था, तो तब हमें पता चला था कि आखिर हम कितने पीछे हैं, ठीक है। और चाइना जैसे देश हैं, उनके पास, उनकी सेना के पास कितनी तकनीक है, कितना उनके पास पैसा है, कितनी तकनीक है, उससे हमें पता चलता है इन सैन्य हमलों से कि दूसरा देश कितना ताकतवर है, ठीक है। अगर हम बेसिकली देखें तो जब भी कोई आक्रमण या युद्ध होता है तो उस समय सरकार के पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 विकल्प होते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं उस युद्ध के दौरान, ठीक है। या तो वो क्या करें कि शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर लें, गिव अप कर लें वो, ठीक है। दूसरा है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध करे ही मान ले। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है कि युद्ध होने वाला है तो दूसरा देश क्या कर सकता है? बिना युद्ध किए ही मान सकता है कि हम आपकी इस बात से सहमत हैं, हम इस जो भी आपकी शर्त है हम उसे मानते हैं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा है कि हम आगे बढ़ें और जो हमलावर देश है उसको पराजित कर दें, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तीसरा जो हमने कहा कि हम हमलावर देश को पराजित कर लें। फिर क्या हुआ था 1965 में, अगर आप देखेंगे तो जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था भारत पे, तो भारत ने क्या किया था? पाकिस्तान को पराजित कर दिया था। तो ये भी क्या है? एक ऑप्शन होता है। और बहुत बढ़िया, अगर हमारे पास हमारी सेना में बहुत अच्छी तकनीक है, आधुनिक हमारी सेना हो गई है, उसके पास बहुत अच्छे हथियार हैं, तो हम ये जो तीसरा विकल्प है ये ज़्यादा अच्छा है कि हम हमलावर देश को पराजित कर लें, ठीक है। अब आप देखिए, जो परंपरागत सुरक्षा है उसका एक और तत्व होता है, वो है शक्ति संतुलन का। अब शक्ति संतुलन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि कोई भी सेना जो है और कोई भी देश है वो अपनी क्या करे? शक्ति को बढ़ाएं। और वो अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? जब वो अपनी सेना में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है। और अपनी सेना में हथियार हैं, ठीक है, उस देश की सेना के पास जो हथियार हैं, प्रौद्योगिकी हैं, वो एडवांस हो, ठीक है। अभी जैसे भारत ने अपनी सेना में रफाल को ऐड किया है, तो वो भी क्या है? एक नई टेक्निक है और हमने प्रौद्योगिकी से हम जुड़े हैं, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन लाए हैं। तो ये सब क्या है? शक्ति संतुलन है। अगर दोनों देश, कोई भी हम कंपेयर कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के पास अगर बहुत अच्छे हथियार हैं दोनों देशों के पास, तो ये दोनों देश एक दूसरे से युद्ध करने से बचेंगे। इसे क्या कहते हैं? शक्ति संतुलन कहते हैं कि ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे पर हमला करने से डरेंगे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश, अब एग्जाम्पल मैं भारत पाकिस्तान का ही आपको बार बार इसलिए दे रही हूँ कि आप इसको ईजिली समझ पाएँ। अब देखिए, भारत के पास भी परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। तो दोनों देश क्या करते हैं? एक दूसरे पर हमला करने से बचते हैं, ठीक है, युद्ध की स्थिति पैदा न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परमाणु बम का प्रयोग किया जा सकता है, जो केवल सेना को ही समाप्त नहीं करेगी, केवल भारत या पाकिस्तान को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि जो और भी देश हैं जो उस उपमहाद्वीप में या उस कॉन्टिनेंट में हैं, उन सारे देशों को ले क्या है? वो खतरा है। तो ये क्या है? शक्ति संतुलन है, जिससे शक्तियां बनी रहती हैं, दोनों देश क्या रहते हैं? शांत रहते हैं।
ठीक है। एक और जो परंपरागत सुरक्षा होती है, उसका एक और चौथा तत्व है जिसे हम कहते हैं गठबंधन बनाना। क्या कहते हैं? गठबंधन। यानी गठबंधन का मतलब है एक दूसरे से जुड़ जाना, ठीक है। गठबंधन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप देखिए गठबंधन क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं कि देश आपस में जुड़े, ताकि जो हमलावर देश है या जो हमलावर ताकत है हम सब उसका रोक सकें, ठीक है। क्योंकि हम सारे एक साथ हो जाएंगे तो हम उसे रोक पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ये गठबंधन बनता है ये बदलता रहता है। कैसे? जब हमारे राष्ट्रीय हित चेंज होते रहते हैं, नेशनल जो इंटरेस्ट है हमारे वो अगर चेंज होते हैं तो ये गठबंधन भी बदलते रहते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं, इसका मतलब यही हुआ। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए पॉलिटिकल साइंस में भी अगर आप देखेंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे तो एग्जाम्पल केवल मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिंदी, इन सभी में आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, बल्कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है इसको अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक लाइन कही कि राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए जो यूएसए है, यूएसए यानी कि अमेरिका, अमेरिका ने क्या किया 1980 के टाइम पे क्या किया, जो सोवियत संघ था, ठीक है, यूएसएसआर था, इसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, ठीक है। हमने पहले दूसरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने इस्लामी उग्रवाद को क्या किया था, इस्लामी उग्रवाद का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि वो तब नुकसान किसको पहुंचा रहे थे? सोवियत संघ को पहुंचा रहे थे। तो कौन साथ दे रहा था? अमेरिका दे रहा था। उस समय 1900 के दशक में अमेरिका को इस्लामी उग्रवादियों के साथ अपना क्या दिखा? राष्ट्रीय हित दिखा, क्योंकि ये नुकसान इनको पहुंचा रहा था, सोवियत संघ को पहुंचा रहा था। लेकिन अब आप देखिए जब 11 सितंबर 2001 के दिन क्या हुआ, देखिए जब 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ कि ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक जो आतंकवादी संगठन है इसने क्या कर दिया? अमेरिका पर हमला कर दिया। अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बिल्डिंग है और पेंटागन है, इनमें क्या कर दिया? उसने हमला कर दिया। किसने? अल कायदा ने। यही इस्लामी उग्रवादी संगठन है ये। अल कायदा ने हमला कर दिया अमेरिका पर। अब अमेरिका ने क्या कर दिया? इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ठीक है। अब समझ गए आप? यानी अमेरिका का जो राष्ट्रीय हित है वो बदल गया है। अब पहले राष्ट्रीय हित था इनका साथ देना, ठीक है। अब राष्ट्रीय हित क्या है उसका? इनका विरोध, यानी इनको समाप्त करना। तो उसने क्या कर दिया? अपने गठबंधन को तुरंत बदल दिया अपने राष्ट्रीय हितों के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात समझ में आई? जो अमेरिका पहले इस्लामी उग्रवादियों का साथ देता था, 2001 के बाद उसने क्या कर दिया? उनका सफाया करने का प्रण ले लिया। तो ये है राष्ट्रीय हित। अब देख लेते हैं परंपरागत सुरक्षा में जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बाह्य सुरक्षा में हमने देखा कि हम अपने देश की सीमाओं को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी सैन्य बल के हिसाब से, ठीक है। सैन्य बल किस हिसाब से हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सकता है वो हमने देख लिया है। लेकिन अब आंतरिक सुरक्षा की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी देश बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद उसकी सीमा के भीतर वो सुरक्षित नहीं है, ठीक है। हम बाहर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि आंतरिक स्थितियां किसी भी देश की सही नहीं रहती है, ठीक है। और देश के अंदर ही गृह युद्ध, असमानताएं जब फैलने लग जाती हैं तो गृह युद्ध की स्थिति होने लग जाती है। तो तब हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो किसी देश की आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी में हो जाता है, ठीक है। और किसी भी देश के लिए उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, अंदरूनी सुरक्षा है, वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। उसी के बाद वो अपनी बाह्य सुरक्षा के बारे में सोच सकता है। लेकिन आप देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस दौरान लोगों ने कॉन्सेप्ट एक दिमाग में खाका बना दिया कि हमें आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल और केवल बाह्य सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि दूसरे देश ज्यादातर आक्रमण कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो लोगों ने कॉन्सेप्ट बना दिया। लेकिन क्या होता है कि हम केवल बाहरी सुरक्षा पे ध्यान देने लग गए और 1946 से लेकर 91 तक,
ठीक है। 1946 से 1991 के बीच अगर आप देखेंगे तो विश्व में जो 95% युद्ध लड़े गए वो कौन थे? गृह युद्ध थे। ठीक है, अपने देश के अंदर ही जो आपस में लड़ रहे होते हैं लोग, वो गृह युद्ध आते हैं 95%। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या हमें केवल बाहरी सुरक्षा को देखना चाहिए या देश की आंतरिक सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। अब आप देखिए कि जो आंतरिक सुरक्षा की हम बात करते हैं या गृह युद्ध की हम बात करते हैं कि आखिर ये गृह युद्ध पनपते कैसे हैं, तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई आंतरिक संघर्ष या गृह युद्ध की, वो उत्पन्न हुई थी जब नए नए देश स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, नए स्वतंत्र देशों के सामने जो होता है वो आंतरिक संघर्ष और सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती होती है। कैसे? वो इस प्रकार से, अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ भारत का ही। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब जब ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी कि चलो भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन उसने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत में कुछ राजा महाराजा थे, ठीक है, जिन्हें हम देसी रियासत कहते हैं, वो राजा महाराजों का कुछ शासन था। ठीक है, तो ऐसे ही 556 रियासतें हमारे देश में थी जिसमें कि लोग क्या थे, राजा महाराजा रहते थे, उनका अपना शासन होता था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने कहा कि आप जो राजा लोग हैं, जो आपकी रियासतें हैं, चाहे तो आप लोग भारत में आके रहें, चाहे तो आप लोग पाकिस्तान में जाके रहें, या फिर आप अपने लिए एक अलग देश की मांग करें, या आप अलग रह सकते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, जाते जाते एक ऐसा यहाँ पर बीज बो दिया कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी इस कारण से। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा बीज यहाँ पे बो दिया। जैसे तैसे हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन सब के प्रयासों से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित कर दिया। कुछ में प्रॉब्लम हुई उनको सम्मिलित करने में, वो हम दूसरी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई कि हमारे देश में अगर आप देखेंगे विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, उनकी सांस्कृतिक उनका जो कल्चर है वो बहुत अलग था, लेकिन वो एक देश की भावना से कैसे जुड़े रहेंगे ताकि जो हमारे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा ना हो, इसके लिए हमने कितना प्रयत्न किया। ठीक है, पूरे देश ने कितना प्रयत्न किया, हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने। तो ये एक सबसे बड़ी वो होती है, चिंता होती है कि हम अपने देश को कैसे बचाएं इन आंतरिक संघर्षों से। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अब आप देखोगे विश्व स्तर की अगर हम बात करेंगे तो आंतरिक सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्या था, बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी कि अगर हम आखिर हम इसको बना के कैसे रखें। ठीक है, अब सब ने कहा कि अगर हमें आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है तो हमें निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली, ये सब फिर से हमें पाने होंगे। यानी हमें क्या हो गए, जो हमारे पास घातक हथियार हैं जैसे परमाणु बम हैं और जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, हमें उन पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा और एक दूसरे देशों पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम एक दूसरे देशों पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा, सुरक्षा धीरे धीरे अपने आप क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब जो निशस्त्रीकरण है इसको हम आगे पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। निशस्त्रीकरण जो कॉन्सेप्ट है उसकी मांग थी कि कोई भी देश हो, चाहे उसका आकार, उसकी ताकत और उसका प्रभाव कुछ भी क्यों ना हो, वो सब लोग जो भयंकर हथियार हैं दुनिया में, जो पूरी मानव जाति को समाप्त कर सकते हैं, वो भी इन हथियारों से बचें। ये सबसे पहली मांग किसकी थी, निशस्त्रीकरण की थी। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में उन्होंने क्या करा, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या करा, 1972 में एक संधि की। संधियां तो बहुत सारी हुई हैं लेकिन हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एक संधि हुई 1972 में जो थी जैविक हथियार संधि या बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन इसे कहते हैं, BWC। इसमें 155 देशों ने क्या करे, हस्ताक्षर करे कि हम जैविक हथियार नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको कम करेंगे, ये हो गया। फिर एक और संधि होती है 1992 में, एक 72 में हो गई है, एक हो गई है 1992 में हुई जिसको नाम दिया गया रासायनिक हथियार संधि या केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, CWC। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। अब मजे की बात देखिए आप, जो ये उपरोक्त दोनों संधियां हुई 1972
और 1992 में ये जो संधियां हुई हैं इनमें अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन इन्होंने हमेशा परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ा। ठीक है, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम क्या करें, परमाणु हथियार को डिस्ट्रॉय करें या इसके विकल्प को छोड़ दें। ठीक है, और इन्होंने जोर दिया कि हम क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण करेंगे। यानी हमने तो परमाणु बम ले लिए हैं, लेकिन जो आने वाले देश हैं, नए नए स्वतंत्र हो रहे हैं, जिनके या जो अब अच्छी महाशक्ति बनने के उसमें है, नई नई महाशक्तियां बन रही हैं, हम इन पर क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र नियंत्रण की संधियां थोपेंगे। ये इनका कहने का मतलब था। अब आप देखिए, ये जितने भी हथियार हैं, ये इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इन संधियों का, या जितने भी हथियार लोगों ने रखे हैं, इसका निष्कर्ष है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। बात समझ में आ रही है? सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। बात समझिए आप, अगर कोई भी किसी भी देश पे हमला होता है तो उससे प्रोटेक्शन कौन करता है, सेना ही करती है। या किसी देश पर अगर हमला होता है तो वो भी सेना के द्वारा ही किया जाता है। तो सेना यहाँ पर दोनों काम कर रही है, खतरा उत्पन्न भी कर रही है और खतरे से सुरक्षा भी कर रही है। तो ये क्या थी, हमारी सुरक्षा की परंपरागत धारणा थी, जिसमें हमने देखा कि बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षाएं क्या थी। लेकिन इन दोनों सुरक्षाओं से बचने के लिए बाह्य और आंतरिक सुरक्षा हमें कैसे प्राप्त होंगी, जब हम क्या करेंगे, अस्त्रों पर नियंत्रण करेंगे, निशस्त्रीकरण करेंगे। जो भयंकर हथियार हैं, यानी भयंकर हथियार से मतलब है यहाँ पर परमाणु बम से। ठीक है, परमाणु बम, इन सब की समाप्ति जब होगी तभी क्या होगा, विश्व स्टेबल होगा और उनको खतरों से आज़ादी होगी। ठीक है, वरना सब क्या होते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो ये था सैन्य बल से संबंधित परंपरागत धारणा। चलिए अब देख लेते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमें सुरक्षा केवल, यानी हमें खतरा केवल सेना से ही नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व पर भी चोट पहुंचती है। ठीक है, और इन सब जो खतरे होते हैं, यानी हमें मानव को बचाना है। और कैसे बचाएंगे, अगर हम इसको ब्रॉड माइंड से सोचें, व्यापक रूप में देखें, तो अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति ही क्या है, अपारंपरिक धारणा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर लोग क्या हों, अभाव से मुक्त हों, उनके पास किसी चीज की कमी ना हो और उनके अंदर डर की भावना ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब कैसे, अब हम कैसे बचाएंगे लोगों को इन सब चीज़ों से, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग, अब सारे देश अगर आप देखेंगे विश्व में धीरे धीरे आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं। इससे क्या हो रही है, इंडस्ट्री लग रही हैं, बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं, इंडस्ट्रियां डेवलप हो रही हैं और नई नई टेक्निक हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, यानी वायुमंडल में बहुत सारी जो खतरनाक गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर रही हैं। और जिससे क्या हो रहा है कि जो विश्व में हमारा तापमान है, विश्व का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। और उससे क्या होगा, जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो बर्फ है वो पिघलेगी और जो छोटे छोटे देश हैं, द्वीप हों, वो क्या होंगे, डूबते चले जाएंगे, जो समुद्र के किनारे हैं। तो वो भी क्या है कि बहुत खतरनाक चीज़ है। साथ ही इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये क्या हो रहा है, मानव को यानी व्यक्ति को इफेक्ट हो रहा है इससे। ठीक है, तो व्यक्ति क्या हो रहे हैं, व्यक्ति क्या हो रहे हैं, भय में हैं, डर में जी रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। एक और बहुत बड़ा उदाहरण है इसका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अब आतंकवाद अगर आप देखेंगे तो आतंकवाद एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक पहलू है आतंकवाद, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, एक सीधे व्यक्ति पे जाके प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं, एड्स और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां हैं। ठीक है, तो ये सब भी क्या कर रही हैं, मानव को इफेक्ट कर रही हैं। जब ये सारी चीज़ें हुई, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू और वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे कोविड-19, तो 1990 के दशक की हम बात कर लेते हैं पहले। जो ये सारी चीज़ें 1990 के दशक में हुई, तो अब बात आई कि क्यों ना हम विश्व की सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसे लाएं, कि हम पूरे विश्व को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
सेना तो अलग अपना काम कर रही है, लेकिन एक मानव को, एक इंसान को भी अपना काम कैसे करना है, एक देश को सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में कि हम व्यक्ति को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं इन सब चीजों से। तो 1990 में अगर पूरा विश्व इतना समझ जाता, जो हमने ये विश्व सुरक्षा की धारणा की बात की है, तो अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो ये कोविड-19 फैला वो नहीं होता, फिर अगर हम तभी समझ जाते तो। लेकिन ये परिणाम है कि हम अभी नहीं सुधरे हैं और हम लोगों ने वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है अभी तक। ठीक है, अब जो ये समस्याएं होती हैं, जो मैंने ग्लोबल वार्मिंग बोली, आतंकवाद बोली, कोविड-19 बोली, एड्स है, बर्ड फ्लू है, बहुत सारी जो वैश्विक बीमारियां होती हैं, इनसे कोई अकेला एक देश नहीं लड़ सकता है। ठीक है, इन समस्याओं से लड़ने के लिए सब देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी सब देशों को क्या होगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है, अपारंपरिक धारणा है, इसमें दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक है कि मानवता की सुरक्षा हम कैसे करें और विश्व की सुरक्षा हम कैसे करें। ठीक है, मानवता की सुरक्षा, मानव को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, और विश्व इस ओर बढ़ रहा है कि उसमें असुरक्षा उत्पन्न हो रही है, उसको हम कैसे कम करें। ठीक है, समाप्त तो इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम कैसे करें। अब हम देखेंगे इसमें आतंकवाद को। आतंकवाद जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, उसको अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है वो राजनीतिक खून खराबे से संबंधित है। जो आतंकवाद उत्पन्न होता है वो राजनीतिक पहलू के आधार पर उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन इस आतंकवाद से केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमें नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसमें मासूम लोगों की जान भी जाती है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, चाहे अब कोई भी आतंकवादी हमले को ले लीजिए, ऐसा नहीं हुआ है कि उसमें बेकसूर लोगों की जान न गई हो, क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे विमान अपहरण करते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं या उनका एक माइंड सेट रहता है कि हमने क्या करना है। ठीक है, जैसे वो विमान अपहरण करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जैसे रेलगाड़ी, मॉल, होटल, इन जगहों पर बम जो हमले करते हैं वो इन जगहों पे करते हैं। और यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन या कुछ राजनीति से संबंधित लोग नहीं रहते, बल्कि यहाँ पे आम जनता रहती है, मासूम लोग रहते हैं, जिनकी जान वो लेते हैं और लोगों में आतंक की जो भावना है वो पैदा करते हैं। ठीक है, आतंकवाद ये काम कर रहा है। तो आतंकवाद से आप देखिए दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो पूरे विश्व असुरक्षित हो रहा है इससे, और दूसरा मानवता इससे असुरक्षित हो रही है, व्यक्ति इससे असुरक्षित हो रहे हैं। तो आतंकवाद इन दोनों का एग्जाम्पल है। जैसे विमान अपहरण की हम बात करेंगे तो मैंने अभी पहले भी बताया, 2001 में 11 सितंबर के दिन अमेरिका में जो हमला हुआ था अलकायदा के द्वारा, वो भी विमान अपहरण किए गए थे, और एक विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकराया था और एक को पेंटागन में। ठीक है, तो ये भी क्या था, विमान अपहरण का हमला था। अब आप देखिए जो आतंकवाद जैसी घटना हुई थी उसने क्या किया, 2001 में जो घटना हुई उसने क्या किया कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ध्यान खींचा आतंकवाद की तरफ कि आखिर ये भी आतंकवाद कुछ होता है। लेकिन ये बोलने की बात है, क्योंकि आतंकवाद 2001 से पहले अगर आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट यूरोप है, एशिया है, इसमें बेसिकली साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका के जो देश है ना, इनमें तो आतंकवादी घटनाएं पहले से होती आ रही हैं। भारत जैसे जो देश हैं, इन्होंने कई बार अमेरिका को ये बात बताई कि आतंकवाद है विश्व में और हमें उसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ये बात कभी नहीं स्वीकार की थी कि आतंकवाद नामक भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामी उग्रवादी जो संगठन थे उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था। लेकिन जब 2001 में उन संगठनों ने अमेरिका पर हमला किया, तब अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला। ठीक है, तो एक प्रकार से ये अमेरिका की आंखें खोलने के लिए ये अटैक किया गया, इस हिसाब से तो हम यही मानेंगे। ठीक है, माना कि इसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई, लेकिन अमेरिका जैसे देश को ये मानना भी जरूरी था कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी समस्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो मानवता के लिए एक बहुत सुरक्षा है, वो है मानव अधिकार की, कि आखिर हम मानव अधिकारों को कैसे सुरक्षित करें। और मैंने हमेशा कहा है कि जो मानव अधिकार हैं
उन पर जो चोट पहुंचती है जब किसी देश में गृह युद्ध होता है, जब किसी देश में दूसरे देश के द्वारा आक्रमण होता है, दूसरे देश के द्वारा इंटरफेरेंस होता है, तब लोगों के मानव अधिकार को क्या होता है, सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए आप, मानवता की सुरक्षा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है मानवाधिकार। इसके एग्जाम्पल है जैसे 1990 के दशक में रवांडा में जो जनसंहार हुआ था वो है, कुवैत पर जब इराक का हमला हुआ था वो भी है, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया की सेना ने जब खून खराबा किया था, तो ये सब क्या करे थी, इसमें मासूम लोगों की जान गई थी, लोगों के जो मानव अधिकार हैं उनको तो जीने का भी अधिकार वहाँ पे नहीं दिया गया। तो मानव अधिकार तो बहुत बड़ी बात है फिर। ठीक है, तो वो सब उन पे वहाँ पे क्या हुए, हार्मफुल रहे उनके लिए। तो अब आप देखेंगे जो मानव की सुरक्षा है वो भी पूरा विश्व नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो मानव अधिकार एक कॉन्सेप्ट बन के रह गया है, लेकिन चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, कितने मोबाइल, कितना इंटरनेट या हर जगह सोशल साइट्स हो गई हैं, लेकिन जिस देश में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उसको वास्तव में कोई रोक नहीं पा रहे हैं, चाहे यूएनओ है या कोई भी है। वो भी यूएनओ भी केवल किसी हित के हिसाब से कि उसका कौन सा देश कहाँ पे मानवाधिकार हनन हो रहा है उसी हिसाब से बोलता है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि विश्व में और कौन कौन से खतरे हैं जिससे कि क्या है, मानवता प्रभावित हो रही है। ठीक है, एक और स्रोत है खतरे का, वो है वैश्विक निर्धनता। जो विश्व में गरीबी है वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है पूरे विश्व में। और इसका कारण क्या है, जनसंख्या। हम जनसंख्या को कोई खतरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट है, तो वो खतरा उत्पन्न हो जाती है। कैसे, देखिए, विश्व में जो कुल जनसंख्या है और जो जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है उसका खाली अगर 50% अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 देशों में वहाँ के लोग इतनी जनसंख्या रहती है। अब वो कौन कौन से देश हैं, भारत है, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इन 6 देशों में विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर जनसंख्या एक अभिशाप है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, गरीबी उत्पन्न हो रही है। आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो गरीब देशों में जो जनसंख्या है वो 3 गुनी मतलब बढ़ेगी आने वाले टाइम पे। ठीक है, और बढ़ेगी वहाँ पर। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे इन गरीब देशों में जनसंख्या अधिक होती जा रही है और वहाँ पर जो उनकी आय है वो गिरती जा रही है और अनेक बीमारियाँ यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक खतरा है। ठीक है, और विश्व में इससे क्या हो रहा है, असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, असमानताएं उत्पन्न हो रही है। कैसे, अगर आप देखेंगे, मैंने कहा कि जो 6 देश हैं और दक्षिण के वो देश हैं, दक्षिण गोलार्ध के, उन देशों में ज़्यादा जब लोग हैं और गरीबी है तो वो लोग क्या करते हैं, नौकरी के लिए और बेहतर जीवन के लिए उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं। ठीक है, किस तरफ जाते हैं, वो नॉर्थ की साइड जाते हैं वो लोग। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, इस वजह से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, यूरोप में, जैसे ब्रिटेन है, जैसे भी ये जो ऊपर की कंट्रियां हैं नॉर्दर्न साइड में, तो यहाँ पर दक्षिण के लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो अप्रवासियों की समस्या है, जो अपनी मर्जी से देश छोड़ के जाते हैं, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, साथ ही कुछ लोग शरणार्थी के रूप में वहाँ पे जा रहे हैं। जैसे इस एरिया में जो साउथ का एरिया है, अगर यहाँ पे युद्ध की स्थिति हो जा रही है, प्राकृतिक आपदा आ जा रही है या राजनीतिक उत्पीड़न किसी लोगों का किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है राजनीतिक रूप में, तो ये लोग भी देश छोड़कर कहाँ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं पूरे विश्व में। कभी कभी क्या होता है कि जो शरणार्थी होते हैं उन पे तो लोग दया कर लेते हैं। ठीक है, उनको स्वीकार भी कर लेते हैं बहुत लोग, बहुत सारे देश, कि चलो ये क्या हुए हैं, युद्ध से, प्राकृतिक आपदाओं से, ये वंचित तबके के लोग हैं ये। ठीक है, ये लोग परेशान हैं, तो कैसे न कैसे उनको देश स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से कोई देश छोड़कर आए रहते हैं, उनको स्वीकार करना उस देश के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, तो अप्रवासियों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि आंतरिक रूप से यानी एक ही देश के अंदर भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अपनी ही राष्ट्रीय सीमा के अंदर क्या हो रहे हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए 1990 में क्या होता है, जब उसका शुरुआती दशक था ये 1990 का, तो उसमें क्या होता है कि कश्मीर घाटी में जो कश्मीर पंडित थे, इन्होंने क्या करा था, आंतरिक रूप से ये लोग भी विस्थापित हुए थे, क्योंकि वहाँ पे हिंसा भड़क गई थी। तो उस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, अपनी कश्मीर घाटी को छोड़ दिया और अन्य जगह में, देश के अन्य जगहों में जैसे दिल्ली विस्थापित हो गए या किसी भी शहर में आके वो रहने लग गए। तो ये क्या है, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं जो अपनी देश की सीमा के अंदर ही एक जगह से दूसरे देश में आ रहे हैं, दूसरी जगह में आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध लड़े गए और जिनमें से 55 लाख लोग मारे गए। ठीक है, 55 लाख लोग थे उनकी जान गई, ये आंकड़े बताते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप देखेंगे इन युद्धों की वजह से या आंतरिक विद्रोह की वजह से, अगर आप देखेंगे हिंसा की वजह से, तो इसमें क्या होता है कि लोग अपने परिवार, जो उनका समुदाय होता है या जो जीवन यापन के उनके साधन होते हैं, उससे क्या हो जाते हैं, वो उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक असुरक्षा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका की हम बात करेंगे, ज़्यादातर अफ्रीका और साउथ एशिया की, तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैली। ठीक है, जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स जैसी महामारियाँ यहाँ पे फैली। और किस कारण फैली, जो अप्रवासी यहाँ से गए या यहाँ पे आए, यहाँ पर जो व्यवसाय करने के लोग आए, जो पर्यटक के लिए लोग आए और जो सैन्य अभियान चलाए गए इन देशों में, उसके दौरान क्या हुई, यहाँ पर ये सारी बीमारियाँ उत्पन्न हुई। 2003 की अगर हम बात करेंगे तो 2003 में पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग एड्स से संक्रमित थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखने भी बहुत ज़रूरी है। एक बड़े लेवल में 4 करोड़ लोग थे जिनको एड्स से जो संक्रमित थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे कि 2/3 लोग केवल कौन थे, 4 करोड़ में से अफ्रीका में थे और 50% लोग कहाँ पे थे, साउथ एशिया में थे। तो इतना बड़ी इस जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एड्स पीड़ितों की कहाँ थी, अफ्रीका और एशिया में थी। अब क्या होता है कि जो 4 करोड़ लोग हैं वो पूरे विश्व में हैं और ज़्यादातर कहाँ थे, एक तो थे साउथ एशिया में और दूसरे कहाँ थे, अफ्रीका में। लेकिन जो विश्व में और देश थे, जैसे नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, और जो अमीर देश थे उन्होंने तो क्या कर दिया, अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी और नए नए उपचार की नई नई तकनीक अपनाई और वहाँ पर लोगों को क्या कर दिया, इलाज मुहैया करवा दिया। ठीक है, जब उनको इलाज की सुविधाएं दे दी तो वहाँ पर मृत्यु दर तेजी से कम हो गई। ठीक है, उसकी दर घट गई। लेकिन जो गरीब इलाके थे वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं पाया क्योंकि उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो अगर हम देखें तो अफ्रीका जो है उसको गरीब बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, HIV एड्स को जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण घटक है अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को गरीब करने का। ठीक है, कारण क्या था, सिर्फ ये, इसलिए हम इसको इतने बड़े लेवल में पढ़ रहे हैं आंकड़ों के साथ ही अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो विश्व में एबोला वायरस हो गया, हेंटा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, TB, मलेरिया, बुखार, हैजा, कोविड-19 जैसी बीमारियां हैं जो अपने एक नए नए रूप में आती जा रही हैं। तो इसके लिए क्या होगा, पूरे विश्व को एक साथ होना पड़ेगा। विश्व को एक साथ होने का मतलब है कि अगर कोई विकसित देश है, उसके पास ऐसी टेक्निक है, दवाइयाँ हैं और उसने इतना डेवलपमेंट कर दिया है, तो वो गरीब देशों को वो चीज़ भी मुहैया कराएं ताकि विश्व से ऐसी बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर हम आर्थिक रूप से देखें कि कैसे असर होता है, तो क्या हुआ कि जो जानवरों में महामारियां फैलती हैं वो हार्मफुल होती हैं, किस हिसाब से, आर्थिक दुष्प्रभाव उसको देखने को मिलते हैं। 1990 के दशक में एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1990 के दशक में क्या हुआ, ब्रिटेन में, ठीक है, पहले से ही बीमारी चली आ रही थी, एक मैड काउ बीमारी थी। ठीक है, जो मैड काउ बीमारी थी वो बहुत पहले से फैल रही थी, लेकिन 1990 के दशक में ये इतनी फैली कि ब्रिटेन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ इससे।
ठीक है, किससे, किस बीमारी से, मैड काउ से। तो जानवरों में जब ऐसी बीमारी फैलती है तो आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ऐसी बीमारियां जो हैं, चाहे वो जानवर हैं, इंसान हैं, इनकी बीमारियों को अगर हमें ठीक करना है, ये सहयोग करना है, तो हम सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, पूरे विश्व को। ठीक है, और ये जो बीमारियां हैं ये संकेत देती हैं कि वर्तमान में या पहले से और अब तक हमें क्या है, सहयोग की ज़रूरत है, और आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा तो हम इन बीमारियों से बचेंगे, जिससे क्या होगी, मानव सुरक्षित होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि निशस्त्रीकरण यानी अस्त्र शस्त्र जो हथियार हैं, परमाणु हथियार हों या और भी जो हथियार हैं, उन पर कंट्रोल करेंगे तो विश्व को सुरक्षित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर था कि हम पूरे विश्व में सुरक्षा को किस प्रकार से देखते हैं, कौन कौन सी असुरक्षाएं हैं, कौन कौन से खतरे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारा हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस चैप्टर में कि आपको कैसे सोचना समझना है, कैसे एग्जाम्पल यहाँ पे फिट करने हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हेडिंग बनाएंगे, कैसे उसमें कौन कौन से पॉइंट डालेंगे, कैसे हम उसमें नंबर गेन करेंगे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा किस प्रकार से थी। ठीक है, तो चैप्टर 7 हमने कॉन्सेप्चुअल समझ लिया है और हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।